प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी भारतीय विभाजन की विभीषिका पर आधारित तमस उपन्यास की कथा संवाद का आस्वादन कर रहे हैं। प्रिय साथियों, किसी उपन्यास का आस्वादन या वाचन करने के लिए हमारे पास एक लंबे समय की मांग होती है या हमें एक लंबा समय चाहिए उस उपन्यास को समझने के लिए। उपन्यास वास्तव में एक सामाजिक व्यवस्था की प्रस्तुति है। जैसा कि एक कहावत है, साहित्य समाज का दर्पण है। साथियों, यदि हमें अपने समाज को देखना है तो साहित्य पढ़ना होगा, साहित्य को सुनना होगा। समाज कैसा था, समाज के लोग कैसे थे, समाज के कार्य व्यवहार कैसे थे, इसके विषय में यदि हमें विस्तृत जानकारी चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें साहित्य से जुड़ना होगा। वह साहित्य गद्य साहित्य भी हो सकता है, पद्य साहित्य भी हो सकता है। क्योंकि हम सभी हिंदी भाषी लोग हैं तो हम हिंदी के साहित्य को पढ़ते हैं। इसी प्रकार से तमाम भाषाओं में साहित्य की रचना होती है। हर भाषा में साहित्य रचा गया और वर्तमान में जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली में बहुत ज़्यादा साहित्य रचा गया और बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार का साहित्य रचा गया है। तमस उपन्यास भी आधुनिक काल का एक बहुत ही हृदय स्पर्शी उपन्यास है और भारतीय विभाजन की विभीषिका पर आधारित है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप लोग जो है समय दें थोड़ा, और जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं और 2-4-10 मिनट में उस कविता का आनंद प्राप्त कर लेते हैं या कोई एक ही मुक्तक पढ़ के आनंद प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा साथियों उपन्यास के क्षेत्र में नहीं है या कहानी के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। आपको कहानी और उपन्यास का यदि आनंद प्राप्त करना है तो समय देना पड़ेगा। और मैं लगातार अपना प्रयास कर रहा हूँ कि आप तक इस उपन्यास का पूरा कथा संवाद पहुँचा सकूँ। तो आइए इसी क्रम में हम संवाद को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से जब दो सैनिक हैं, वीर सैनिक, वह अपने शस्त्रागार में एक युद्ध का सामान जिसे कढ़ाई कहा जाता है उसको लाने के लिए गए हैं, किस प्रकार से दुकानदार से वार्तालाप करते हैं। वहीं से संवाद आगे बढ़ रहा है। क्या बात है, कौन हो तुम, किस लिए कढ़ाई की ज़रूरत पड़ गई, क्या कोई शादी ब्याह है? पर दोनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बीच वाली कढ़ाई उठा लो, वह सामने रखी है, रणवीर ने फिर कहा। ठहरो ठहरो, बताओ तो बात क्या है, किधर ले जा रहे हो कढ़ाई? बाद में पता चल जाएगा, उठाओ जी कढ़ाई। बाद में? वाह, ऐसे भी कोई करता है, ना पूछा न मांगा, अपने आप कढ़ाई उठा ली। पहले बताओ बात क्या है, कौन हो तुम? तभी रणवीर ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और फिर चिल्लाकर बोला, तुम नहीं दोगे कढ़ाई? और वह उछला। पेशतर इसके कि हलवाई कुछ कहे, उसके दाएं गाल पर खून की धार बह रही थी। एक बार उछलने के बाद रणवीर का हाथ फिर कुर्ते की जेब में चला गया। हलवाई दोनों हाथ से चेहरे ढांपे, पैरों के बल हाय हाय करता बैठ गया। खून की बूंदें बराबर उसके गाल पर घिर घिर कर फर्श पर पड़ रही थीं। इस बात का किसी को पता न चले, वरना कत्ल कर दिए जाओगे। धर्मदेव कढ़ाई उठाए नाला पार कर गया था। रणवीर थोड़ा ठिठक कर उससे थोड़ी दूरी पर आने लगा था। रणवीर सोच रहा था, मारना मुश्किल नहीं है, इसे मैं आसानी से कत्ल कर सकता था। हाथ उठाया और बस काम तमाम। हाँ, लड़ना मुश्किल होता है, वह भी जब अगला आदमी मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाए, पर छुरा घोंप कर मार डालना आसान काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। और वह जब उचका था तो उसने क्या है साथियों, जो हलवाई था, हलवाई की गर्दन में उसने गाल पे उसने थप्पड़ मारा था, इसकी वजह से उसका खून बहने लगा था। घर की ड्योढ़ी में पहुंचकर धर्मदेव रुक गया। तुमने उसे मारा क्यों?
रणवीर के पहुंचने पर धर्मदेव ने पूछा, उसने हुज्जतबाजी क्यों की? पर धर्मदेव का गला सूख रहा था और जबान हकला रही थी। अगर किसी ने देख लिया होता तो अगर हलवाई चिल्लाना शुरू कर देता तो धर्मदेव ने थूक निकल पाने की व्यर्थ चेष्टा की करते हुए कहा, हम किसी से डरते नहीं हैं, कर ले जो करना है, चाहता है तुम भी कर लो जो करना चाहते हो, रणवीर ने दबंग आवाज़ में कहा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। साथियों, ये जो रणवीर है ना, देवव्रत जो लड़का है उनका, मास्टर जी का, बहुत ही दबंग टाइप का हो गया है, अपने देश के लिए रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और फिर यहीं से दृश्य बदलता है साथियों, और ये एक मतलब संवाद था कि किस प्रकार से शस्त्रागार में बहुत सारे शस्त्र जुटाए जाएं, तो ये संवाद यहाँ से बदल रहा है। आइए देखते हैं अब क्या चल रहा है। अगला दृश्य है दफ्तर में, जहाँ पे रिचर्ड है और कांग्रेस कमेटी के सदस्य, वक्फ बोर्ड के सदस्य गए हैं, सब बैठे हैं और बातचीत आपस में चल रही है और रिचर्ड संवाद बदल रहा है। दफ्तर में मिलने के बजाय आप लोग घर पर मिलने आए, जरूर कोई बहुत ही ज़रूरी काम रहा होगा, रिचर्ड ने मुस्कुरा कर कहा। चपरासी ने चिक उठा दी। नागरिकों के शिष्टमंडल के सदस्य एक एक करके कमरे के अंदर दाखिल हुए। रिचर्ड दरवाजे के पास ही खड़ा रहा और कमरे में रखी कुर्सियों की ओर इशारा करते रहा और तैरती नज़र से शिष्टमंडल के सदस्यों की ओर देखता रहा। फिर मेज के पीछे कुर्सी पर जा बैठा और बैठते ही पेंसिल हाथ में ले ली। 4 आदमी पगड़ियों वाले थे, एक सूमी टोपी वाला था, 2 गांधी टोपी वाले थे। रिचर्ड ने शिष्टमंडल की बनावट से ही समझ लिया था कि इनसे निपटना कठिन नहीं होगा। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सदस्यों को डिप्टी कमिश्नर की शिष्टता बहुत भली लगी। इससे पहले कमिश्नर तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, उससे मिलना तक मुश्किल हुआ करता था। अब रिचर्ड ने लगभग सभी सदस्यों का जायज़ा ले लिया था। पुलिस की रिपोर्ट से वह सियासी आदमियों के बारे में समझ गया था कि कौन कौन होंगे। गांधी टोपी वाला वही ढीला ढाला आदमी बक्सी होगा जो 16 साल तक जेल काट चुका है, और वह नुक्कड़ में बैठा रूमी टोपी वाला हयात बख्श है, मुस्लिम लीग का कारकुन। साथ में मिशन कॉलेज का अमेरिकी प्रिंसिपल हर्बर्ट भी आया था, और ये लोग साथ में प्रोफेसर रघुनाथ को भी पकड़ लाए हैं, क्योंकि यह मेरा परिचित है। बाकी लोग विभिन्न संस्थाओं से आए होंगे। रिचर्ड बक्सी को मुखातिब होकर बोला, मुझे खबर मिली है कि शहर के अंदर तनाव पाया जाता है, हम इसी सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं। बक्सी जी बोले। बक्सी जी उत्तेजित थे। सुबह के सारे कार्यकलाप से वह खींचे हुए थे। अपनी पहलकदमी पर पहले लीग के प्रधान के घर आए थे, फिर वहीं बेरुखी देखकर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के पास ही शिष्टमंडल ले जाने का निश्चय किया और एक एक सदस्य को घर से पकड़ कर इकट्ठा किया था और अपने साथ लाए थे। डिप्टी कमिश्नर के पास आने में किसी को ऐतराज़ नहीं था। सरकार की तरफ से फ़ौरन ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे स्थिति काबू में आ जाए, वरना इस शहर पर चीले मंडराएंगे। उन्होंने वही वाक्य दोहरा दिया जो बार बार उनके जहन में घूम रहा था। अन्य सदस्य चिंतित थे, पर बक्सी की तरह उत्तेजित नहीं थे। तभी प्रोफेसर और रिचर्ड की नज़रें मिली। प्रोफेसर ही एक ऐसा हिंदुस्तानी था जिसके साथ रिचर्ड का थोड़ा बहुत उठना बैठना था। दोनों को अंग्रेजी साहित्य और भारतीय इतिहास में रुचि थी, और रिचर्ड को वह सदा ही एक सुशिक्षित व्यक्ति लगा करता था। आंखों में ही दोनों मुस्कुरा दिए, मानो एक दूसरे से कह रहे हों, ये लोग दुनियावी कामों में भी हमें घसीट लाए हैं, वरना हमारी दुनिया तो दूसरी है। रिचर्ड ने सिर हिलाया और पेंसिल से मेज को ठकोरा। सरकार तो बदनाम है,
मैं अंग्रेज़ अफसर हूँ, ब्रिटिश सरकार पर आपको विश्वास नहीं है, उसकी बात को तो आप कहाँ सुनेंगे। रिचर्ड ने व्यंग से कहा और पेंसिल ठकोरता रहा। मगर ताकत तो ब्रिटिश सरकार के हाथों में है और आप ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदा हैं सर। शहर की रक्षा तो आप ही की जिम्मेदारी है। बख्शी जी बोले और बोलते हुए उनकी ठुड्डी कांप गई और उत्तेजनावश चेहरा पीला पड़ गया। ताकत तो इस वक्त पंडित नेहरू के हाथ में है। रिचर्ड ने फिर मुस्कुराकर धीमे से कहा। फिर बख्शी जी की ओर देखकर बोले, आप लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो भी दोस्त ब्रिटिश सरकार का, और आप जो आपस में लड़ें तो भी दोस्त ब्रिटिश सरकार का। उसके होठों पर मुस्कान बराबर बनी रही। वह फिर जैसे संभल गया और बोला, लेकिन कहिए, हमें इस मामले को मिलजुल कर सुलझाना चाहिए। और उसने हयात बख्श की ओर देखा। अगर पुलिस मोहतात रहे तो कुछ नहीं होगा, हयात बख्श बोला। यूँ मस्जिद के सामने जो कुछ पाया गया है उसके पीछे हिंदुओं की बहुत बड़ी शरारत है। आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें हिंदुओं की शरारत? धारवी लक्ष्मी नारायण ने उछल कर कहा और बोलते बोलते उनकी आवाज़ ऊंची होती गई। रिचर्ड के लिए मामला अपने आप सुलझता जा रहा था। एक दूसरे को दोष देने से कोई लाभ न होगा। रिचर्ड ने आश्वस्त भाव से कहा, आप लोग जाहिर हैं मामले को सुलझाने के लिए मेरे पास आए हैं। बेशक, हयात बख्श बोला, हम भी नहीं चाहते हैं कि शहर में फसाद हो, मार काट हो। लक्ष्मी नारायण को बड़ा अकेलापन महसूस हुआ। उन्हें अपने धर्म बंधुओं पर गुस्सा आया। वे भी साथ में होते तो इस वक्त उन्हें अकेले तो मुसलमानों के खिलाफ ना बोलना पड़ता। डिप्टी कमिश्नर को 10 बातें बताने के लिए कैसे जामा मस्जिद में असला जमा हो रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, कैसे एक गाय को काट डाला गया है, यहाँ बोलना तो नक्कू बनने वाली बात थी। शायद यही बेहतर है था कि हिंदू सिखों का वक्फ अलग से डिप्टी कमिश्नर से मिलता, उनके सामने स्याह और सफ़ेद खोल कर रखता। बख्शी जी ने रिचर्ड को संबोधन करते हुए कहा, अगर शहर में पुलिस गश्त करने लगे, जगह जगह फौज की चौकियां बना दी जाएं, तो दंगा फसाद नहीं होगा, स्थिति काबू में आ जाएगी। रिचर्ड ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुरा कर बोला, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, फौज का इंतज़ाम तो मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ पर छावनी तो है, पर इसका यह मतलब नहीं कि फ़ौज मेरे हुक्म से काम करती है। छावनी भी ब्रिटिश सरकार की है और हुकूमत भी ब्रिटिश सरकार की है। बख्शी फिर निवेदन करता है रिचर्ड से और कहता है, छावनी भी ब्रिटिश सरकार की है और हुकूमत भी ब्रिटिश सरकार की। बख्शी जी ने कहा, अगर आप फौज बिठा देंगे तो मामला काबू में आ जाएगा। रिचर्ड से सिर हिला दिया, फौज को मैं हुक्म नहीं दे सकता, या तो आप भी जानते होंगे। और रिचर्ड आगे कहता है कि डिप्टी कमिश्नर को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आप फौज नहीं बैठा सकते तो शहर में कर्फ्यू लगा दें, इसी से स्थिति संभल जाएगी, पुलिस की ही चौकियां बैठा दें। इस छोटी सी बात को लेकर कर्फ्यू लगा देने से क्या शहर में घबराहट और ज़्यादा नहीं फैलेगी? आप क्या सोचते हैं? रिचर्ड ने इस लहजे में ये शब्द कहे मानो उनसे मशविरा मांग रहा हो, पर साथ ही उसने रैक में से एक कागज़ उठाया और उस पर पेंसिल से कुछ लिख लिया और फिर घड़ी की ओर देखा। सरकार अपनी ओर से जो कार्रवाई कर सकती है ज़रूर करेगी, रिचर्ड ने आश्वासन के साथ स्तर से कहा, लेकिन आप लोग शहर के नेता हैं, लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। आपको चाहिए कि आप मिलकर लोगों से अपील करें कि अमन कायम रखें। दो तीन सिर फौरन हिलने लगे। साहब ठीक कहते हैं, साहब ठीक कहते हैं। और इस तरह से सभी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से बात की। रिचर्ड ने अपना आश्वासन दिया।
आगे की कथा सुनिए तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।